अजय का परिवार बहुत गरीब था। वो अपनी पत्नी सोना और अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग तो जाती है, लेकिन मुसीबत तब आती है जब उसके ऑफिस के दोस्त और उसके बॉस घर पर खाने के लिए बुलाने की जिद करते हैं। आइए अब देखते हैं कि आखिर कैसे गरीब बहू सोना अपने घर आए मेहमानों के लिए पकवान बनाएगी और कैसे वो अपनी और अपने पति की इज्जत को बचाएगी। अजय की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई थी और अब उसके घर वालों में एक उम्मीद जाग गई थी। सबको लगने लगा था कि अब धीरे धीरे उनका परिवार एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। अजय अपने परिवार में पहला था जिसे इतनी बड़ी कंपनी में काम मिला था। बेटा अजय, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हम भी एक सुखी परिवार की तरह रह सकेंगे। हाँ हाँ माँ, देखना कुछ ही समय में मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि आप सबको अपने नए अच्छे घर में ले जा सकूं और फिर हम लोग रोज अच्छा खाना भी खाएंगे। और सोना, देखना मैं तुम्हें हर रोज साड़ियां दिलाने भी ले जाया करूंगा। हाँ हाँ। क्या आप भी? हर रोज भला कौन साड़ियां खरीदता है? लेकिन ये सुन के मुझे अच्छा तो बहुत लगा। हम जाएंगे ना सोना। और पापा देखिएगा, आपके लिए मैं नए अच्छे चश्मे बनवाऊंगा जिससे आपको एकदम साफ साफ दिखे। हाँ हाँ बेटा, जरूर। वैसे भी मुझे काफी नुकसान हो रहा था। फिर माँ आपकी जेब से नोट गायब नहीं कर पाएंगी। अजय का परिवार बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अजय का काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस से घर आता है तब वो कुछ परेशान सा लग रहा था। उसे इतना परेशान देखकर सोना अपने आप को रोक नहीं पाती और उससे पूछ ही लेती है, क्या हुआ आपको? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? दरअसल सोना, मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ऑफिस में मेरे अच्छे काम की वजह से बॉस और बाकी लोग काफी खुश थे। मेरे नए दोस्त भी बन गए। क्या आप भी? तो भला इसमें मुसीबत कैसी? दोस्त बनाना तो अच्छी बात है ना। उन सबको ये नहीं पता है कि मैं कितना गरीब हूं और इस झोपड़पट्टी में रहता हूं। और बॉस के साथ साथ मेरे दोस्तों ने मुझसे जिद की कि मैं उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाऊं और मैं मना नहीं कर पाया। अच्छा, अरे तो अब ऐसे तो आपका बड़ा मजाक बन सकता है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जी। हाँ सोना, अब हम क्या करेंगे? तुम इतने लोगों का खाना कैसे बनाओगी? और वैसे भी यहाँ घर में तो बैठने की भी ढंग की जगह नहीं। हम उन्हें कहाँ बैठाएंगे, कहाँ खिलाएंगे और क्या खिलाएंगे? अजय और सोना की सारी बातें उसकी सास शकुंतला भी सुन लेती है। वो उनके पास आकर उनसे कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो। तुम्हें अपनी बुरी परिस्थितियों को किसी से छिपाना नहीं चाहिए। उन्हें आने दो। मैं और बहू जितना कर सकेंगे मेहमानों के लिए उतना करेंगे, और वो भी पूरे दिल से। देखना सब अच्छा ही होगा। क्या सच में माँ? ठीक है, फिर वो सब कल शाम को आएंगे, ऑफिस के बाद मेरे साथ ही। आप लोग सारी तैयारी करके रखिएगा, ठीक है ना सोना? और माँ? हाँ ठीक है, अब तुम सो जाओ। सुबह फिर से काम पर जाना है ना। ज्यादा चिंता मत करो। मैंने कहा ना कि सब अच्छा ही होगा। अजय और सोना सो जाते हैं। अगले दिन अजय तो ऑफिस चला जाता है, मगर सोना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। वो जाकर अपनी सास से पूछती है, माँ जी मुझे सबके लिए क्या बनाना चाहिए? बेटा तुम तो वैसे भी सब कुछ ही अच्छा बनाती हो, और आज खास दिन भी है, तो क्यों ना तुम कुछ खास पकवान बनाओ। जैसे कि क्या माँ जी? आलू पूरी, मटर पनीर, दाल चावल और आखिर में खीर। अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है माँ जी। घर पर सारा सामान भी है। हाँ बस पनीर लाने जाना पड़ेगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। सोना बाजार चली जाती है और खूब सारे मसाले और सब्जियां खरीदती है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी सोना को बाजार में पनीर नहीं मिल रहा था। आखिर में सोना एक बहुत दूर की दुकान पर पहुंचती है और उसे वहां पनीर मिल जाता है। वो जल्दी से पनीर लेकर घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही वो हैरान रह जाती है। सारे मेहमान पहले ही आ चुके थे। अरे ये क्या माँ जी, इतने जूते चप्पल बाहर, सब मेहमान आ गए क्या? अरे हाँ सोना, तुम कहाँ रह गई थी? मेहमान थोड़ा जल्दी आ गए, अब तुम जल्दी से खाना बना दो। सोना अंदर जाकर देखती है तो अजय के साथ साथ उसके बॉस, ऑफिस में ही काम करने वाले 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। शकुंतला ने सबको जमीन पर एक साफ चादर बिछाकर उस पर बिठा रखा था, क्योंकि उनके घर में सोफे नहीं थे। सोना को इस पर भी थोड़ी शर्म आती है, लेकिन तभी अजय सोना को देखकर उससे पूछता है, अरे सोना, तुम कहाँ रह गई थी? सब खाना बनने का इंतजार कर रहे थे। वो माफ करिएगा, वो मुझे जरा देर हो गई। तभी एक लड़की जिसका नाम पूजा था बोलती है, अरे सोना दीदी कोई बात नहीं, हम ही लोग जल्दी आ गए।
आप चिंता मत करिए, मैं और मीनल आपकी खाना बनाने में मदद करेंगे। ये सुनकर सोना और अजय दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप हमारे घर पर मेहमान हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस बैठिए और आराम से बातें करिए ना। हाँ हाँ पूजा और मीनल, तुम दोनों यहीं बैठो। माँ और सोना है ना, वो दोनों खाना बनाकर अभी झट से ले आएंगे। अरे अजय, माँ जी अब बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें परेशान मत करो, हम तीनों मिलकर खाना बना लेंगे। और फिर इसमें परेशानी की क्या बात, हम भी तो घर के ही है ना। सोना मीनल और पूजा को बहुत बार मना करती है, लेकिन वो उन दोनों की जिद के आगे हार जाती है। आखिर में सोना मीनल और पूजा को रसोई घर तक ले जाती है। सोना की रसोई बहुत छोटी थी और वो जमीन पर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाती थी। सोना को अपना छोटा सा चूल्हा पूजा और मीनल को दिखाने में शर्म आ रही थी। मैं कह रही थी ना, मैं कर लेती, आप लोगों को चूल्हे पर खाना बनाने की आदत नहीं होगी, बेवजह परेशान होंगे आप दोनों। क्या सोना दीदी आप भी, अरे ये चूल्हे से खाना बनाना तो हमारी भारत की संस्कृति है, हमने भी गांव में खूब चूल्हे से खाना बनाया है, आप चिंता मत करिए, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्यों मीनल? हाँ और क्या पूजा, चलो फिर शुरू हो जाते हैं। पूजा, मीनल और सोना वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं। सोना मटर पनीर बनाना शुरू कर देती है और उधर मीनल और पूजा आलू पूरी बनाने लगते हैं। सोना को भी उन दोनों के साथ खाना बनाने में बहुत आनंद आ रहा था। थोड़ी ही देर में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। वाह वाह, सारे पकवान बनकर तैयार हो गए। बातें करते करते तो पता ही नहीं चला कि सारा काम कब खत्म हो गया। और कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है खाने से। हाँ चलिए, अब हम आपकी खाना लगाने में मदद करते हैं सोना दीदी। अरे नहीं नहीं, बस बस, बहुत मदद कर ली आप दोनों ने, मगर अब आप दोनों शांति से वहां जाकर बैठ जाइए, मैं सबका खाना परोस कर लाती हूँ। मीनल और पूजा सोना की बात मान जाती हैं और सबके साथ जाकर बैठ जाती हैं। फिर सोना एक एक करके सबका खाना परोसती है और जाकर सबको खाना खिलाती है। वाह वाह अजय, मानना पड़ेगा, सोना भाभी के हाथ में तो जादू है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो पूजा और मीनल की वजह से है, अगर वो ना होती तो खाना बनने में बहुत देर लगती। नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ आपकी मदद की, बाकी सब तो आपने किया है। सभी लोग हंसने लगते हैं और मजे से पकवानों का आनंद लेते हैं। इसके बाद अजय के बॉस और बाकी सब खाना खाकर जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही बॉस अजय से कहते हैं, वाकई में अजय, आज तो मजा आ गया। मेरी माँ और बाबूजी इस शहर में नहीं रहते, वो सब गांव में रहते हैं, और जब भी मैं गांव जाता था हम लोग ऐसे ही जमीन पर बैठकर साथ में खाना खाते थे। तुमने तो मुझे मेरी माँ और बाबूजी की याद दिला दी। जितना तुम काम में अच्छे हो, उतनी ही खातिरदारी में भी। बिल्कुल सही कहा बॉस ने, हमें भी आज बहुत मजा आया। शुक्रिया सर। तभी अजय की माँ शकुंतला बोल पड़ती है, अरे बच्चों, तुम लोग दोबारा जरूर आना, हमें भी तुम सबके आने से बहुत अच्छा लगा। फिर सभी लोग चले जाते हैं और अजय खुश होकर सोना को गले लगा लेता है। सोना सोना सोना, क्या खाना बनाया था तुमने, सभी लोग उंगलियां चाटते रह गए। अब तो मुझे लगता है कि जल्दी मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा और हमें मेरी कंपनी की ही तरफ से एक नया घर और गाड़ी भी मिलेगी। ये सुनकर सोना और उसकी सास चौंक जाती है। क्या, पर कैसे? हाँ बेटा, खाने का प्रमोशन से क्या लेना देना? लेना देना है माँ, देखो मैंने ये तो सुना ही था कि बॉस मेरा प्रमोशन करने वाले हैं, और आज खाना खाकर वो इतने खुश हुए कि मुझे लगता है कि अब प्रमोशन और जल्दी हो जाएगा, शायद अगले ही महीने। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात तो है, आपके ऑफिस के सभी लोग बहुत अच्छे थे, खासकर वो मीनल और पूजा। पहले तो मुझे उन्हें अपने चूल्हे के पास ले जाने में भी शर्म आ रही थी। मुझे लग रहा था वो सब अमीर घर से हैं, ये वो, मगर उन लोगों ने तो इतने अच्छे से बात की कि मैं सब कुछ भूल गई। एकदम घर जैसे थे वो सब लोग। ये तो ठीक कहा तुमने बहू। हाँ माँ, और बॉस भी, वो भी कितने अमीर और ऊंचे घराने के हैं, मगर यहां जमीन पर बैठकर खाने में जरा भी नहीं सकुचाए। अरे क्योंकि उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति पता है। असल में तो हमें हमेशा जमीन पर ही बैठकर खाना चाहिए, मगर लोग ये सब भूल ही जाते हैं। खैर, हम सबको सो जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, सुबह आपको फिर ऑफिस भी जाना है ना। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने सोना, सो जाते हैं। इतने अच्छे पकवान खाने के बाद अब तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। सभी लोग सो जाते हैं और अगले दिन से अजय फिर से मन लगाकर काम पर जाने लगता है, और कुछ दिन में उसकी बात सही भी हो जाती है। उसका प्रमोशन हो जाता है और उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो जाती है।
संजू और अंजू जुड़वा बहनें थीं, मगर बचपन में ही दोनों के माता पिता नीलेश और सीमा की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक दिन नीलेश लड़ाई झगड़ों से तंग आकर अलग होने का फैसला करता है। नीलेश और सीमा एक एक बेटी को अपने पास रखने का फैसला भी लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नीलेश सीमा से लड़ते हुए कहता है, सीमा, अब मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से गांव की छोटी सी झोपड़ी में नहीं रह सकता। मैं ये सब छोड़कर शहर जा रहा हूं। ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। मुझे भी आपके साथ नहीं रहना है। मुझे भी अब अपनी जिंदगी में शांति चाहिए। दोनों अपनी बच्चियों के बारे में नहीं सोचते हैं और समझौता करके डिवोर्स ले लेते हैं, जिसके बाद नीलेश संजू को अपने साथ शहर ले जाता है और सीमा अंजू के साथ गांव की ही झोपड़ी में रहने लगती है। शहर जाकर नीलेश दूसरी शादी कर लेता है और कुछ ही दिनों में वो एक नया बिजनेस करके बहुत अमीर भी हो जाता है। मगर वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे घर में वक्त ही नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से संजू बहुत अकेला महसूस करती थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि संजू शहर में खुश नहीं थी। संजू को अक्सर अपनी बहन और माँ की याद आती थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी, पता नहीं मेरी जुड़वा बहन अंजू वहां गांव में कैसे रह रही होगी। उसे भी मेरी कितनी याद आती होगी। मुझे तो माँ की बहुत याद आती है, मगर ना जाने क्यों पापा को माँ की याद ही नहीं आती। वो तो अंजू को भी भूल गए। संजू खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी संजू की सौतेली माँ वहां गुस्से में आ जाती है। क्यों रे संजू, यहाँ क्या कर रही है? बस सारे दिन बैठे बैठे आराम फरमाती रहती है। जरा चलकर मेरे काम में हाथ तो बटाना। संजू की सौतीली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसको हमेशा सताती रहती थी, लेकिन नीलेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और संजू और अंजू दोनों बड़ी हो जाती हैं। दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर थीं, क्योंकि वो थी तो जुड़वा बहन ही ना। बस फर्क सिर्फ इतना था कि संजू अमीर थी और अंजू गरीब। एक दिन अचानक से बीमार होने की वजह से गांव में ही अंजू की माँ की मौत हो जाती है। अंजू के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। पहले से ही वो गरीब थी और अब अपनी माँ के बिना वो बेसहारा भी हो गई थी। ये क्या हो गया? पहले पापा और संजू मुझे छोड़कर चले गए और अब माँ तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे यहाँ अकेले रहूंगी? अंजू काफी देर तक बिना कुछ खाए पिए रोती रही, मगर जल्दी ही अंजू का दुख गुस्से में बदल गया। बस बहुत हो गया। वो संजू वहां शहर में ऐशो आराम से जी रही है और यहाँ मैंने और मेरी माँ ने कितने दुख झेले। माँ की जिंदगी तो दुखों में ही बीत गई, लेकिन मैं ऐसे मर मर कर नहीं जीऊंगी। मैं अब शहर जाऊंगी और उससे भी उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। अंजू तुरंत अपना सामान बांधकर शहर जाने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले वो शहर जाकर एक कमरा किराए पर लेती है और फिर वो वहां बैठकर सोचती है, आखिर मैं इतने बड़े शहर में आ तो गई, मगर उस संजू को ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो किसी कॉलेज में पढ़ती है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं वो कॉलेज ही ढूंढूंगी, शायद मुझे संजू वहां दिख जाए। अंजू शहर में लोगों से पता पूछते पूछते कॉलेज तक पहुंच जाती है। वो कॉलेज के बाहर खड़े होकर इतनी बड़ी बिल्डिंग को आश्चर्य से देख रही थी। वाह, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है! मैंने गांव में आज तक दूसरी मंजिल का मकान तक नहीं देखा और यहाँ वो संजू इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में पढ़ने आती है। अब बस मैं इसकी जिंदगी को अपना बना लूंगी। अंजू खुद से ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहां पर कुछ लोग कार से आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की आकर अंजू को गले लगा लेती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? संजू, तुम कितने दिनों बाद कॉलेज आई? हमें तो लगा था कि अब तुम आओगी ही नहीं। खैर, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ संजू, मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है। अब तुम ठीक हो ना? अंजू मन ही मन सोचती है, ओह, तो शायद ये मुझे संजू समझ रहे हैं। जरूर ये संजू के कॉलेज के दोस्त होंगे। क्या हुआ संजू, किस सोच में पड़ गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मतलब नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम लोगों के पास तो कार है, क्या तुम लोग मुझे घर छोड़ दोगे मेरे? अरे हाँ, क्यों नहीं संजू, बिल्कुल, आओ बैठो आकर, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो सब लोग अंजू को संजू के घर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। हे भगवान, ये इतना बड़ा घर, उस संजू के पास इतना बड़ा मकान और मेरे लिए बस वो टूटी फूटी झोपड़ी। वाह, किस्मत का खेल भी कितना निराला होता है। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। अंजू चुपके से घर के पीछे की तरफ जाती है और खिड़की से अंदर झांकने लगती है।
अंजू को सीधा संजू का ही कमरा दिखता है। कमरा दिखने में बड़ा सुंदर था, मगर संजू अंदर सो रही थी। आहा, देखो तो महारानी को कैसे पड़े पड़े सो रही है, अभी सबक सिखाती हूँ इसे। अंजू खिड़की से कमरे के अंदर कूद जाती है और संजू के मुंह पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क देती है, जो उसने शहर आते ही खरीद लिया था। वो किसी तरह संजू को घसीट कर कमरे से बाहर ले जाती है और अपना मुंह बांध लेती है। रिक्शा, रिक्शा! अंजू की आवाज सुनकर एक रिक्शा रुक जाता है। भैया, ये मेरे साथ मरीज है, ये चक्कर खाकर बेहोश हो गई है, आप जरा इन्हें मेरे साथ रिक्शे में बिठा दीजिए ना। हाँ हाँ मैडम, रुकिए, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। इसके बाद अंजू रिक्शे में बैठकर संजू को अपने किराए पर लिए हुए कमरे में ले जाती है और उसे वहीं पर एक कुर्सी से बांध देती है। इतना ही नहीं, अंजू संजू से कपड़े भी बदल लेती है और उसकी जगह ले लेती है। थोड़ी देर में संजू को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? ये मेरा घर तो नहीं है। तभी अंजू संजू के सामने आ जाती है। क्या? मेरी हमशक्ल यानी अंजू? अंजू, ये तू है मेरी प्यारी बहन? तूने मुझे बांध क्यों रखा है मेरी बहन? पता है मैंने तुझे कितना याद किया। हा, अब ये सब झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी इन चालों में नहीं फंसूंगी। अब मैं वो मासूम अंजू नहीं रही कि कोई भी मुझे अकेला छोड़कर और बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। अब मुझे मेरा हक मांगना और छीनना दोनों ही अच्छे से आता है। क्या? ये सब तू क्या कह रही है अंजू? और सबसे पहले तो ये बता कि तूने मुझे बांध कर क्यों रखा है, और तूने मेरे कपड़े भी पहन लिए। तू आखिर करने क्या वाली है अंजू? मैं तो वही करूंगी जो हमेशा से होना चाहिए था। अब मैं तेरी जगह लूंगी और उस अमीरों वाले बड़े घर में रहूंगी जहां सारे ऐशो आराम है। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है अंजू, तू गलत समझ रही है। वहां कोई आराम नहीं है, वहां तो बस दुख ही दुख है। संजू चीखती चिल्लाती रहती है, पर अंजू उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे वहीं छोड़कर संजू के घर चली जाती है। वहां जाकर वो चुपचाप अपने बेड पर वापस से सो जाती है जहां पर पहले संजू सो रही थी। तभी वहां संजू की सौतेली माँ दिव्या आ जाती है। ए संजू की बच्ची, मेरे इस आलीशान कमरे में पड़ी पड़ी कब तक सोएगी? जल्दी उठ, तेरा बाप चला गया काम पर। अब उठकर घर का सारा काम कर और मुझे वो तबीयत खराब होने की सारी बकवास मत बताना, समझी? सौतेली माँ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अंजू एकदम दंग रह जाती है। सच तो ये था कि संजू के पिता के सामने सौतेली माँ संजू को बड़े प्यार से रखती थी, मगर उनके बाहर जाते ही वो उस पर अत्याचार करती थी। यही नहीं, रात में दिव्या संजू को घर के स्टोर रूम में सोने को कहती थी। संजू भी सीधी होने के कारण कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अगर उनके पिता को यह सब पता चल जाता तो वो सौतेली माँ को घर से निकाल देते। अंजू थोड़ी ही देर में समझ जाती है कि चीजें जितनी अच्छी दिख रही थी उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन वो बिना कुछ बोले दिन भर काम करती है। रात में जब अंजू संजू के पिता घर आते हैं, उन्हें देखकर अंजू की आंखें भर आती हैं और वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। पापा, मैंने आपको बहुत याद किया, आप कहाँ थे अब तक? अरे क्या हो संजू बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो काम पर गया था बस। क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी खराब है? दिव्या, तुमने इसको दवाई नहीं दी क्या? अरे नहीं, मैंने दवाई दी थी ना, शायद दवा ने असर नहीं किया होगा। फिर क्या बात है संजू बेटा, चलो हम सब साथ में खाना खाते हैं, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। रात का खाना खाने के बाद नीलेश और दिव्या अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, मगर अंजू को स्टोर रूम में नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, इस अंधेरे कमरे में कितने मच्छर हैं और यहाँ कितना अंधेरा भी है। ये सब वैसा तो नहीं जैसा मैंने सोचा था। तभी अचानक से अंजू उठकर बैठ जाती है। अरे, मैं संजू को तो भूल ही गई। पापा की और संजू के दोस्तों की बातें सुनकर लग रहा था कि संजू कुछ समय से बीमार थी और उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं अभी उसके लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ। अंजू चुपके से उठती है और किचन में से थोड़ा खाना लेकर घर से निकल जाती है, मगर अंजू को घर से बाहर जाते हुए उसके पिता नीलेश देख लेते हैं। अरे, ये संजू इतनी रात गए कहाँ जा रही है? नीलेश अंजू का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर में अंजू अपने किराए के कमरे में पहुंच जाती है। अंदर जाकर वो संजू से बात करने लगती है और नीलेश खिड़की से सब सुन लेता है। संजू मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। माँ के मरने के बाद मेरा सारा दुख गुस्से में बदल गया और मैं तुझसे नफरत करने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ शहर में तेरे पास सब कुछ है। क्या? माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? हे भगवान, मैं उनसे मिलने के लिए तरसती रही और आज मुझे ये सब सुनने को मिल रहा है। मेरी बहन, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे कि तुझे गांव में अकेले रहना पड़ा, पर मैं भी तो तब छोटी थी जब मम्मी पापा अलग हुए।
मैं क्या ही कर सकती थी। यहाँ भी मैंने बहुत दुख झेले हैं। हाँ, मैंने सब कुछ देखा, मगर तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे इस तरह का व्यवहार करती है तो तुमने पापा को कुछ क्यों नहीं बताया? अगर मैं उन्हें बताती कि माँ मुझे खाना नहीं देती, मुझसे घर का काम करवाती है और मुझे मारती पीटती भी है, तब पापा उन्हें घर से निकाल देते। और इस औरत ने मुझे धमकी दी थी कि अगर पापा ने उसे घर से निकाला तो वो मुझे और पापा दोनों को मौका देखकर मार देगी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। पर नीलेश खिड़की से ये सब सुन लेता है और कमरे के अंदर आ जाता है। क्या मेरे घर में इतने सालों से ये सब चल रहा था और मैं जान ही नहीं पाया? मुझे माफ कर दो बेटी। संजू, मैं अपने कामों में इतना व्यस्त हो गया कि मैं घर पर ध्यान ही नहीं दे पाया। और बेटी अंजू, तुम्हें और तुम्हारी माँ को गांव में अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ कर दो। संजू और अंजू दोनों रोते हुए अपने पिता को गले लगा लेती हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम सब साथ में रहेंगे, एक परिवार की तरह। और उस दिव्या को तो मैं अभी जाकर घर से निकाल दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं उसे सीधा पुलिस के हवाले करूंगा। उसने इतने दिनों तक तुम पर इतने जुल्म जो किए हैं। नीलेश घर जाता है और दिव्या को घर से भगा देता है। इसके बाद वो खुशी खुशी अपनी दोनों बेटियों के साथ रहने लगता है। Please subscribe this channel.